कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। इसमें देखने वाला क्लास 10 के संस्कृत जिसका आपको टॉप 50 MBBI लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लिया है उसका पार्ट 1 होगा। सबसे पहले बात कुछ समझ लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले बात 10th में आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं, अगर एग्जाम देना है इस बार आपको, तो जिसमें आपको संस्कृत मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत आपको 100 मार्क्स का होता है। आपको कितना हो साइंस और सोशल साइंस पढ़िएगा फिर भी आप उतना नंबर गेन नहीं कर पाते जितना आप संस्कृत में नंबर गेन कर सकते हैं कम पढ़ के। तो संस्कृत आपको स्कोरिंग मार्क्स करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक माना जाता है। तो संस्कृत पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्लास 10 का। जो आप टेंशन मत लीजिए, हमारे चैनल पर आपको 10 का पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो संस्कृत का टॉप 50 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, जिसका पार्ट 1 होगा। चलिए लेक्चर को शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से होंगे, मूर्ख किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मूर्ख किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन आपको देख सकते हो VS CBI में बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2018, 2019, 2021 के एग्जाम में पूछ रखा है कि मूर्ख किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बिना बुलाए भीतर चला जाता है। देखिए मूर्ख की बात करें तो मूर्ख आप अपनी डिफिनीशन में भी लिख सकते हैं, जो बिना कुछ कहे। जैसे कि आप दरवाजे पर खड़े हो, अगर कोई ऑफिस में जाना है तो बिना बुलाए उसको बिना बुलाए अंदर चले जाना, यानी कि भीतर जाना। जो बिना पूछे बहुत बोलता है, जो बिना कुछ पूछा गया है, कुछ पूछा भी नहीं गया फिर भी बचर बचर कर रहा है, बहुत बोलता है। ठीक है, तथा जो अविश्वसनीय पुरुष पर भी विश्वास करता है, यानी कि जो पुरुष झूठ बोल रहा है फिर भी उसकी बातों पर विश्वास कर रहा है, यानी कि जो अविश्वसनीय पुरुष है, यानी कि अविश्वसनीय पुरुष है उस पर भी विश्वास करता है, उसे क्या बोलते हैं? मूर्ख कहते हैं। तो मूर्ख किसे कहते हैं? जो बिना बुलाए भीतर चला जाता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है, तथा जो अविश्वसनीय पुरुष पर भी विश्वास करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? मूर्ख। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मूर्ख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्ख। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। जो बिना बुलाए भीतर चला जाता है, जो बिना पूछे बहुत बोलता है, तथा अविश्वसनीय पुरुष पर विश्वास करता है, मूर्ख कहलाता है। सटीक आंसर के साथ आपको डिफिनीशन देंगे, आपको टेंशन मत लेना, क्योंकि आपको KKG स्टोरी पे पूरी 10 का सिलेबस क्लियर किया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब क्लियर हो जाएगा। पंडित किसे कहते हैं? पंडित, देखिए पंडित वह होता है जिसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, न सर्दी गर्मी भय आनंद, मतलब उन्नति अवनति बाधा नहीं डालता है, यानी कि जिसके कर्म में, जिसको जो वर्क कर रहा है, जिसको जो काम कर रहा है, जिसके कर्म में न तो सर्दी का डर है, न तो गर्मी का डर है, न भय है, किसी प्रकार का डर है, न आनंद है, न उन्नति है, न अवनति है, न बाधा है। अगर इसमें उसके बाधा कोई नहीं बनता है, बाधा नहीं डालता है, तो उसे ही पंडित कहते हैं। यानी कि पंडित वह है जिसके कर्म में, जिसके कार्य में, जिसके कर्म में न तो सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति बाधा नहीं डालता है, उसको हम पंडित कहते हैं। तथा आगे भी कुछ बोल सकते हैं, इतना ही नहीं, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला, यानी कि सभी जीव के रहस्य, सभी जीव के बारे में जानकारी रखने वाला, तथा कर्मों के कौशल को जानने वाला, हर एक कर्म के कौशल जो होता है उसको जानने वाला, तथा मनुष्य की उन्नति के उपाय जानने वाला भी पंडित कहलाता है। आप यहाँ पे दो डिफिनीशन के तौर पे लिखा गया है, दोनों को एक साथ कंबाइन किया गया है कि जिसे के कर्म में, यानी कि जिसके कर्म में सर्दी गर्मी भय आनंद उन्नति अवनति बाधा नहीं डालता है, उससे पंडित कहते हैं। या इसी के दूसरे शब्द में कह सकते हैं, इतना ही नहीं सभी जीवों को रहस्य को जानने वाला, सभी कर्मों के कौशल पूर्वक जानने वाला, तथा मनुष्य के उन्नति के उपाय जानने वाला, यानी कि मनुष्य कैसे आगे बढ़ सकता है, मनुष्य कैसे उन्नति कर सकता है, मनुष्य कैसे विकास कर सकता है, आगे कैसे बढ़ सकता है, उसको जानने वाला भी पंडित कहलाता है। तो पंडित समझ के पंडित किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन 2022, 2020, 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। अगर इसका डायरेक्ट आपको PDF चाहिए व्हाट्सएप के माध्यम से, तो नंबर दिख रहा है, कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। यह आपका व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट कर सकती हो। वहाँ पे आपको लिखना है 10 का PDF, ठीक है, जिसके लिए थोड़ा सा फी लगता है। आप ऑल सब्जेक्ट का परचेज कर सकते हैं बहुत कम प्राइसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है, धन और दवा किसे देना चाहिए। सबसे पहला बात समझिए, यहाँ पे धन और दवा किसको देना चाहिए। तो सबसे पहला बात समझने का प्रयास कीजिए, धन और दवा की बात किया गया है। देखिए धन उसको देना चाहिए जो गरीब है, और जिसके पास ऑलरेडी धन है उसको धन देने से क्या फायदा।
जिसके पास ऑलरेडी धन है उसको दान देने से क्या फायदा। जिसके पास पैसा है, जो रोग मतलब निरोग है, जो इसको कोई बीमारियां नहीं है, उसको दवा देने से क्या फायदा। तो दवा किसे देना चाहिए, हमको रोगी आदमी को देना चाहिए, जो किसी प्रकार से पीड़ित है, किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित है, बीमार है वो, उसको दवा देना चाहिए। धन किसे देना चाहिए, धन गरीबों को देना चाहिए, जिसके पास धन नहीं है। तो क्या धन और दवा किसको देना चाहिए, तो धन गरीबों को देना चाहिए और दवा यहाँ पे किसको देना चाहिए, दवा हमको निरोग मतलब रोगी व्यक्ति के देना चाहिए, जो पीड़ित व्यक्ति को देना चाहिए, जो किसी प्रकार से दुख में पीड़ित है, किसी प्रकार से बीमारी में जूझ रहा है, उसके दवा देना चाहिए। तो डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, देखिए धन और दवा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। क्या, योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। धनवान को धन देना और निरोग मतलब जिसके पास कोई बीमारी नहीं है, यानी कि वो स्वस्थ है, तो निरोग को दवा देने किसी काम का नहीं है। अगर आप धनवान, जो ऑलरेडी धनवान है, उसको धन देने से क्या फायदा, जो ऑलरेडी निरोग है, जो स्वस्थ है, उसको दवा देने से क्या फायदा, यानी कि कोई काम का नहीं है, अर्थात इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, उपयोगिता नहीं है। यानी कि धन किसको देना चाहिए, धन और दवाइयाँ योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, जो इसके योग्य है। जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास किस प्रकार से पीड़ित है, कोई बीमारी है, उसको दवा देना चाहिए, और जो गरीब है उसको धन देना चाहिए। वही कहता है धन और दवा योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। धनवान को धन और निरोग को दवा देना किसी काम का नहीं है, अर्थात इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो यह हो गया आपका धन और दवा किसको देना चाहिए, उचित परिभाषा आपको दिया गया है। यह क्वेश्चन बीएससीबी के 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस प्रकार से डेली बेसिस पे 7 बजे आपको क्लासेस लिया जाता है, तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं डेली बेसिस पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। देखिए यहाँ पे 4 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे विश्व शांति का सूर्योदय कब होता है। देखिए विश्व शांति, विश्व मतलब दुनिया होता है, समझिए, विश्व के मतलब दुनिया, तो दुनिया में शांति कब हो सकता है, विश्व का सूर्योदय कब हो सकता है, यानी कि विश्व का सूर्योदय कब हो सकता है। अगर कोई देश, क्योंकि देश को देश मिलाकर दुनिया बनता है, विश्व बनता है, तो विश्व शांति, विश्व में शांति कब फैल सकता है, कब आ सकता है कि हमारा विश्व पूरा शांति हो, कोई में लड़ाई ना हो। उसके लिए अगर कोई देश दुखी में है, अगर कोई आपदा आ गया किसी देश में, उसको हेल्प करेंगे, हेल्प दूसरा देश करेगा, तब ना वो विश्व शांति का सूर्योदय होगा। ऐसा नहीं कि एक देश दुखी में भूखे मर रहा है, एक दोस्त एकदम पूरा एकदम, जैसे अमेरिका देखिए, पाकिस्तान भूखा लंगा है क्योंकि उसके पास तो है नहीं कुछ खाने के लिए, और अमेरिका देखिए, अमेरिका पैसा रख ले हैं और इसको देता नहीं है कुछ। यानी कि जब वो हेल्प करेगा, जब कोई आपदा आ जाता है, जब उसको हेल्प करता है, तब ना विश्व शांति का सूर्योदय होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब एक देश दूसरे देश को आपदा के समय यहाँ पे सहायता राशि एवं चीज़ें भेजते हैं। देखिए सबसे पहला बात, आपदा राशि, यानी कि कोई आपदा आ जाता है, किसी प्रकार का आपदा हो, चाहे बहुत प्रकार के वहाँ पे हो सकता है, किसी प्रकार का बीमारी फैल गया हो, या फिर वहाँ पे कोई चीज़ का कमी हो गया है, कोई आपदा आ गया है, तो वहाँ पे अगर दूसरे देश के द्वारा सहायता के लिए कुछ राशि दिया जाए तथा एवं चीज़ें भेजा जाए। भोज्य मतलब खाने वाला चीज़, चाहे कुछ प्रकार के बहुत सारा कपड़ा हुआ, चीज़ हुआ, बहुत सारा चीज़ होता है जिसको भेजते हैं, तब विश्व शांति का सूर्योदय दिखलाई देता है। तो याद रखना, जब एक देश दूसरे देश को आपदा के समय सहायता राशि एवं चीज़ें भेजते हैं, तब विश्व शांति का सूर्योदय दिखलाई देता है। ये क्वेश्चन 2020 और 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था, बिहार बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 5 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। देखिए आपको पढ़ना है चैप्टर जो अलस कथा पढ़ना है, जिसमें 4 आलसी पुरुष रहता है, जिसमें वीरेश्वर रहता है, आपको पता है, मंत्री रहता है। उसमें 4 आलसी, जब उस चारों आलसी के पूरा आलसी को बुलाया जाता है, पूरा गांव को बिटोरा जाता है, साथ में एक कुटिया में रख दिया जाता है और उसमें क्या आग लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कौन आलसी है, असली आलसी को पहचानने के लिए। तो चारों आलसी आपस में बात करते हैं। जब उसमें कुटिया में आग लग जाता है, उस झोपड़ी में आग लग जाता है, तो चारों आलसी जो रहते हैं वो अपने आप में बातचीत करते हैं। पहला व्यक्ति क्या कहता है, देखिए, चारों आलसी पुरुष जब आग से घिर गए, तो जब चारों आलसी पुरुष जब पूरे आग से घिर जाता है, तो एक ने कहा, ये कैसा कोलाहल है। कोलाहल मतलब एक कैसा, मतलब आग लगा हुआ, कोलाहल जो होता है पूरा एकदम आग धधक रहा है, उसके बीच में है, एक कैसा कोलाहल है। दूसरे ने कहा, शायद घर में आग लग गई है।
दूसरे ने क्या बोलता है, पहला क्या कहता है, पहला कहता है शायद कैसा कुलहाल है। एक ने कहा ये कैसा कुलहाल है, दूसरे ने कहा शायद घर में आग लग गई है। आपने ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। दूसरे ने क्या कहता है, शायद घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा क्या कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। तीसरे ने कहा क्योंकि जब आग लग गई तो उसको गर्मी महसूस हो रहा है, उसका देह बदन जो है जल रहा है, तो वो कहता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई संत ऐसा नहीं है जो यहाँ पे जिसमें दया माया हो और हमारे ऊपर कोई भीगा कम्बल डाल दे जो मेरा फेस जल रहा है। उसके कहने का मतलब ये था कि कोई, तीसरा ने कहा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो धर्म का पालन करने वाला हो, सबका हेल्प करने वाला हो। धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे ऊपर गीला कपड़ा डाल दे या गीला कम्बल डाल दे या कपड़ा डाल दे। क्योंकि आपको पता है जब जलता है शरीर या त्वचा, तो उस पर जब भी त्वचा जलता है तो सोचिए कि कब इस पर हम एक ठंडा सा कपड़ा डाल दें, तो वह सोचता है कि कोई धार्मिक व्यक्ति आकर हमारे ऊपर कोई गीला कपड़ा डाल दे। ये तीसरा ने कहा। चौथा ने थोड़ा डांट कर बोलता है सबको। चौथा ने कहा अरे वाचल कितने बातें बोलते हो, थोड़ा सा मतलब क्रूर की तरह। चौथा ने कहा अरे वाचल कितने, वाचल मतलब बोलने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, वाचल कितने बातें बोलते हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ऐसा सुनकर नियुक्त पुरुष ने मान लिया कि ये चारों के चारों वास्तविक आलसी है, क्योंकि आग लगाने का मकसद ही था कि कौन आलसी है उसको पता करना। क्योंकि जो आलसी नहीं होगा ना, वो आग लगते ही फुर्र हो जाएगा, भाग जाएगा। जो आलसी व्यक्ति है वहाँ के वहाँ बैठा ही बैठा रह जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि चारों के चारों बैठा है और चारों के बात से ही पता चल रहा है, क्योंकि वो भाग नहीं रहा है। तो इससे क्या होता है, इसे सुनकर वहाँ के जो नियुक्त पुरुष था, नियुक्त व्यक्ति है, नियुक्त पुरुष ने मान लिया कि ये चारों वास्तविक यानी कि रियल में आलसी है, ठीक है, जिन्हें बाल पकड़कर आग के बीच से बाहर निकाला या बाहर खींच लिया गया। यह बेसिकली चारों पुरुष की वाचल था, चारों पुरुष की वार्तालाप था। वार्तालाप मतलब बातचीत था, ठीक है, जो अपने शब्दों में लिखा गया है। ये क्वेश्चन 2018-2021 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 6 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, राम प्रवेश राम का घर कहाँ और कैसा था। देखिए राम प्रवेश राम का जो घर था भिखनटोला में था, एक छोटा सा गांव भिखनटोला में, दुर्गम क्षेत्र, दुर्गम मतलब बेकार क्षेत्र था, भिखनटोला में था, जिसका घर झोपड़ी नुमा था, यानी कि झोपड़ी के टाइप का था उनका घर। तो सबसे पहले लिखिएगा राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित भिखनटोला में था। भिखनटोला जो पटना से बगल में पड़ता है भिखनटोला, वही कहा राम प्रवेश राम का घर बिहार राज्य के दुर्गम मतलब थोड़ा सा मतलब दुर्गम होता है ना, खराब क्षेत्र, तो दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित भिखनटोला में था, ठीक है। उसका घर झोपड़ी नुमा था। क्या था, उसका घर झोपड़ी नुमा था। किसका, राम प्रवेश राम का। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि राम प्रवेश राम का घर कैसा था, कहाँ था, तो भिखनटोला में था। चाहे पूछेगा कैसा था, तो झोपड़ी नुमा था। ये ऑब्जेक्टिव में भी 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ये क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में देखने को मिला था। चैनल को सब्सक्राइब करना है और पीडीएफ नोट्स लेने के प्रयास कीजिए। बहुत चीप प्राइस में दिया जाता है ऑल सब्जेक्ट का, जिससे पढ़कर आराम से 400 प्लस कर सकते हो। यह मेरा गारंटी है कि आपको जितना क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा, अगर उसको अच्छा से पढ़ लेते हो 400 प्लस कोई नहीं छीनेगा। और साथ में डिफिनीशन दोगे, बहुत प्यारा रहता है, बहुत ईजी रहता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, क्या कहा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था थी वो अति उत्कृष्ट थी। क्या था, रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। एक लाइन में डिफिनीशन, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। यह क्वेश्चन कहा गया। यह क्वेश्चन आपको 2019, 2020, 2021 लगातार आपको 3 बार पूछ रखा, 19, 20, 21, यानी कि 1 साल भी बीच नहीं कर रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, तो अति उत्कृष्ट थी, ठीक है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पीडीएफ नोट्स के लिए जो नंबर दिख रहा है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और साथ में kkgclasses.com पर जाकर टेस्ट क्यूज दे सकते हैं। और KKG स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th का ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 8 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। संस्कार, जो हमारे देश में संस्कार कूट कूट कर भरा है, लेकिन कुछ यहाँ पे रील बनाने वाले संस्कार को घोल के पी गए हैं, ठीक है ना। जो इंस्टा यूज़ करते हैं, रील बनाते हैं, वो क्या घोल के पी चुके हैं, क्योंकि वह संस्कार की कोई उसमें है ही नहीं। तो संस्कार की मौलिक अर्थ क्या है, इसका मूल्य अर्थ क्या होता है संस्कार का। तो संस्कार का अर्थ है कि शुद्धिकरण, सबसे पहला शुद्धिकरण,
तथा गुणों के ग्रहण करना एवं दोषों को दूर करना। यानी कि जो गुण हैं, देखिए सबसे पहला बात, किसी से अगर झगड़ा होता है, कोई अगर बात बोलता है तो उस पर आप लपट पड़ते हैं, झगड़ा करना शुरू करते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते कि वो सिखा क्या रहा है, वो सिखा क्या रहा है। अगर वो गलत सिखा रहा है तो उसको छोड़ दो। यानी कि दोष जो दूर करना, दोष यानी कि दोष क्या है, गलत चीज को दूर करो, और जो गुण है, जो अच्छा चीज है उसको ग्रहण करो। ग्रहण मतलब ग्रहण करना, मतलब समझ रहे ना, अपने अंदर उतार लेना। तो जो अच्छा चीज है उसको ग्रहण कीजिए, जो दोष है, जो अच्छा चीज नहीं है उसको दूर कर लीजिए। यह शुद्धिकरण भी जरूरी है, साथ में अच्छी चीज को ग्रहण करना और बेकार चीज को दूर करना, अपने शब्दों में। इसके लिए भारतीय संस्कृति में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है तथा इसके क्या होता है, इसके व्यक्तित्व के निर्माण होता है। इससे क्या होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मैं आपको एक लाइन में पढ़कर समझाता हूँ। देखिए, संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्धिकरण तथा गुणों को ग्रहण करना। क्या होगा, गुण जो होता है उसको ग्रहण करना एवं दोषों को दूर करना। क्या होता है, गुणों को ग्रहण करना एवं दोषों को दूर करना। इसके लिए भारतीय संस्कार में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो सबसे पहला बात, संस्कार का मौलिक अर्थ है सबसे पहले शुद्धिकरण। आप शुद्ध रहिए। हमारा जो भारतीय जो संविधान है, चाहे हमारा भारतीय संस्कार है, सबसे पहले शुद्धिकरण, शुद्धि रहिए, झूठ मत बोलिए, अपने आप में शुद्ध होने के प्रयास कीजिए, अच्छी चीज़ को ग्रहण कीजिए, झूठ जो दोष है उसको दूर कीजिए। साथ में समय समय पर आपको बहुत सारे संस्कार सिखाए जाते हैं, बड़ों का बातें मानिए। ये सब आपको संस्कार का मौलिक अर्थ होता है। तो आप इसको डिफिनीशन के तौर पे बहुत प्यार से लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ में इसका डायरेक्ट आपको PDF व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लेने की प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको 3 बार एग्जाम में देखने को मिला था, 19, 20 और 22 के एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन क्या है, मध्यकाल में भारतीय समाज क्यों दूषित हो गया था। जो देखिए मध्यकाल में भारत की इतिहास बहुत बड़ा है। मध्यकालीन भारत है, उसके बाद इतिहास है, मतलब अभी वर्तमान भारत ये है, मतलब बहुत सारा भारतीय था, मतलब भारत काल था, भारत का काल। तो मध्यकाल में जो मध्यकाल का जो भारत था उसमें भारतीय समाज बहुत दूषित हो गया था, प्रदूषित हो गया था। अब ये मत सोचिएगा प्रदूषण, दूषित मतलब यहाँ पे बहुत सारा उल्टा पट्टी काम होता था। ठीक है, तो मध्यकाल में अनेक गलत नीतियाँ, रीतियाँ रिवाज एवं भारतीय समाज दूषित हो गया था। देखिए यहाँ पे बहुत सारा गलत नीतियाँ था पहले की मध्यकाल में। जो आप सोचिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा, मध्यकाल जो आगे पढ़ना है आपको, इसमें तो पढ़ना नहीं है 10th में, आगे के आपको पढ़ना है 12th में पढ़ना है और ग्रेजुएशन में पढ़ना है मध्यकालीन भारत। उसमें आपको बताया जाएगा मध्यकालीन भारत में क्या शोषण होता था। तो मध्यकाल में अनेक गलत नीति, रीति रिवाज एवं भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, छुआछूत, अशिक्षा आदि अनेक उदाहरण हैं। अशिक्षा की वजह से भी बहुत सारा यहाँ पे मध्यकालीन दूषित हुआ था। साथ में जातिवाद का बढ़ावा बहुत मिला था। छूत अछूत, ये जाति है, ये जाति है, वो जाति, कोई जाति होता नहीं है, ठीक है ना। तो छूत अछूत यहाँ पे हो गया, जातिवाद हो गया, अशिक्षा हुआ आदि अनेक उदाहरण थे जो भारतीय समाज को यहाँ पे अंधकूप की ओर ले जा रहे थे। अंधकूप मतलब होता नहीं, अंधकूप मतलब अंधेरों की तरफ ले जा रहे थे, हमारा देश को बर्बाद कर रहे थे मध्यकालीन भारत। तो उस समय के बहुत सारा दूषित हो गए थे। क्यों दूषित हो गया था, तो उस समय का पहला बात, तो सबसे पहला बात वहाँ पे जातिवाद था, छूत अछूत था, अशिक्षा थी, अनेक उदाहरण की वजह से हमारा मध्यकालीन भारत, जो मध्यकालीन समाज थे वो दूषित हो गया था। मैं एक लाइन में पढ़ता हूँ, देखो मध्यकालीन भारत में अनेक गलत रीति रिवाज एवं भारतीय समाज दूषित हो गया था। जातिवाद, छूत अछूत, अशिक्षा आदि अनेक उदाहरण हैं जो भारतीय समाज को अंधकूप होता है, अंधकूप की ओर ले जा रहे थे। ये इसका दूषित का कारण है। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018-2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। देखिए यहाँ पे आपको कितना हो कुछ मिलेगा, डिफिनीशन बहुत प्यारा मिलेगा। याद रखना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कोई पढ़ा देता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे आपके लिए। 10 नंबर जो क्वेश्चन यहाँ पे है, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जाती है। तो राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जाती है, ये क्वेश्चन है। तो राम प्रवेश जी थे, उनका प्रतिष्ठा, उनकी सम्मान्य कहाँ कहाँ देखी जाती है। तो राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने गांव, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अपने राज्य और केंद्रीय प्रशासन में देखी जाती है। सिंपल डिफिनेशन है, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अनेक गांव,
अपना गांव जो है उसके साथ में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अपने राज्य एवं केंद्र प्रशासन में देखी जाती है। किसकी? राम प्रवेश की प्रतिष्ठा को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके नंबर दिख रहा है कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और गूगल पे केकेजी क्लासेस सर्च करके टेस्ट क्यूज दे सकते हैं। डेली बेसिस पे 7 बजे क्लासेस चलता है, आप क्लासेस ज्वाइन करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन करा दिया जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन होता है यूट्यूब पे, याद रखना केकेजी स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।